नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टेनो गुरुजी यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग प्रैक्टिस करेंगे 80 शब्द प्रति मिनट की स्पीड से डिक्टेशन। चाहे आप हाई कोर्ट स्टेनोग्राफर की तैयारी कर रहे हो या बिहार एएसआई स्टेनो की कर रहे हो, एसएससी स्टेनोग्राफर की कर रहे हो, सभी के लिए बेहद लाभकारी होने वाला है। दोस्तों यह डिक्टेशन हमारी मासिक पत्रिका 4 से 3 और 4 है। तो आपके प्रैक्टिस के लिए हम मंथली पत्रिका आपके लिए जारी करते हैं, जिसमें आपको कठिन शब्दों की आउटलाइन भी मिलेगा, साथ में प्रैक्टिस के लिए डिक्टेशन भी मिलेगा। यदि आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। डिक्टेशन लिखने के बाद अपना बहुमूल्य सुझाव हमें कमेंट के माध्यम से जरूर देना, ताकि हम आने वाले डिक्टेशन में और बेहतर कर सकें। तो पहले हम लोग इसमें आने वाले कठिन शब्दों का अभ्यास कर लेते हैं, उसके जस्ट बाद हम लोग डिक्टेशन स्टार्ट करेंगे। माननीय अध्यक्ष जी, सबसे पहले धन्यवाद देना चाहूँगा कि भाजपा लोकतांत्रिक व्यवस्था मैं समझता हूँ कि अभिभाषण अवसर दिया है। आपकी ओर से हम इस बात को विपक्ष के रूप में जिम्मेदार जनता लोकतांत्रिक अच्छी तरह सोचा समझा गलत फहमी धन्यवाद प्रस्ताव दोहराऊं। राज्यसभा अच्छा होता। भारत देश कृषि प्रधान देश है। हमारी अर्थव्यवस्था, जनसंख्या, प्राकृतिक आपदाओं, आत्महत्या शिकार हो रही हैं, बढ़ता जा रहा है। मध्य प्रदेश लगातार राज्य सरकार योजना बनाई जाए। पायलट प्रोजेक्ट महाराष्ट्र सरकार, केंद्र सरकार ध्यान नहीं दिया है। मुझे पूरा विश्वास है हमारी सरकार इस समस्या का समाधान जल्द से जल्द। चलिए अब हम लोग डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं। रेडी? माननीय अध्यक्ष जी, मैं सबसे पहले आपको इस बात के लिए धन्यवाद देना चाहूँगा कि राष्ट्रपति जी के अभिभाषण के प्रस्ताव पर आपने मुझे बोलने का मौका दिया। आप और हम सब जानते हैं कि राष्ट्रपति जी का जो अभिभाषण होता है वह सरकार का रोड मैप होता है। आने वाले दिनों में सरकार की क्या दिशा होगी, आगे देश के हित में उनकी क्या योजना है, उसको वह उजागर करता है, उसको यह दर्शाता है। यह बात सभी लोग जानते हैं कि जो जनादेश आया है वह भाजपा और एनडीए के पक्ष में आया है और हम उसको स्वीकार करते हैं, क्योंकि लोकतांत्रिक व्यवस्था में जो जनादेश होता है वही अंतिम होता है और हम उसका स्वागत करते हैं। लेकिन कल से आज तक जो हमारे सत्ता पक्ष के लोगों ने भाषण दिया, उससे उनके थोड़े अहंकार की बू आ रही है और मैं समझता हूँ कि यह किसी भी सरकार या किसी भी दल के लिए ठीक नहीं है। इसलिए मैं चाहूँगा कि सरकार के सभी महत्वपूर्ण लोग यहाँ बैठे हैं, वे इस बात का ध्यान रखें कि जो जनता ने उन्हें अवसर दिया है उसका किस तरह से जनहित में वे लाभ उठा सकती हैं। हम इस बात से सरकार को आश्वस्त करते हैं कि जनता और देश के हित में आपकी ओर से जो पहल होगी उसको हमारा
समर्थन प्राप्त होगा। विपक्ष के रूप में सिर्फ विरोध नहीं करेंगे, जहां हम इस बात को महसूस करेंगे कि आप अपने रास्ते से भटक रहे हैं, आप अपने वादे से भटक रहे हैं, वहाँ हम आपको याद दिलाने की कोशिश करेंगे और एक जिम्मेदार विपक्ष की जिम्मेदारी का निर्वाह करने की कोशिश करेंगे। हम सभी जानते हैं कि हमारे देश की जनता लोकतांत्रिक पद्धति को अच्छी तरह समझती है। उनका फैसला बहुत सोचा समझा होता है, इसलिए वह हमें सर पर भी बैठाती है और कभी-कभी सत्ता के बाहर भी कर देती है। इसलिए इस गलतफहमी को हमें कभी नहीं भूलना चाहिए। रुड्डी साहब यहाँ नहीं हैं, जिन्होंने इस धन्यवाद प्रस्ताव की शुरुआत की थी। उन्होंने जो कल बातें कहीं, मैं चाहता था कि उनके सामने मैं वे बातें दोहराऊं। धन्यवाद प्रस्ताव में उन्होंने जो बातें कही, हम उनकी अपेक्षा नहीं करते थे, क्योंकि राजीव प्रताप रुड्डी जी को मैं शुरुआत के दिनों से जानता हूँ। वह अच्छे वक्ता हैं। हमने राज्यसभा में उनके साथ काफ़ी लंबा समय गुजारा है। उनका भाषण अच्छा होता है। भारत देश कृषि प्रधान देश है। कभी हमारी अर्थव्यवस्था का मूल आधार कृषि थी। देश का 70% जनसंख्या इस कार्य पर निर्भर है। देश के किसान हर वर्ष प्राकृतिक आपदाओं के शिकार होते हैं, जिसके कारण वे बोझ में दबते रहे हैं और इसी कारण से आत्महत्या के शिकार हो रहे हैं। वैसे भी खेती में किसानों की स्थिति खराब हो रही है। कृषि योग्य भूमि घट रही है। एक समय ऐसा आएगा जब हम एक एक दाने अनाज के लिए विदेशों का मोहताज हो जाएंगे। देश में जिस अनुपात में सिंचाई बिजली की आवश्यकता है, उतनी उपलब्ध नहीं हो पा रही है। लगातार कृषि उत्पादन में खर्च बढ़ता जा रहा है, उस पर रोक नहीं लग पा रही है। मध्य प्रदेश सहित कई राज्यों ने खेती के घाटे के धंधे को फायदे का धंधा बनाने के लिए कई कारगर उपाय किए हैं, किंतु केंद्र सरकार के सहयोग के बगैर किसानों की मदद नहीं हो सकती है। इसीलिए केंद्र एवं राज्य सरकार को मिलकर राष्ट्रीय फसल बीमा योजना लागू हो जाए, जिसमें किसान के खेत को इकाई में मापा जाए तथा प्रीमियम की राशि में 40% केंद्र सरकार, 40% राज्य सरकार तथा 20% राशि किसान खुद जमा करे और इस आधार पर 100% फसलों का बीमा की योजना बनाई जाए। तभी देश
का किसान उभर सकता है। अभी भी फसल बीमा योजना है, उनका लाभ न के बराबर किसानों को मिल रहा है, देश को मिल रहा है। देश को एक राष्ट्रीय फसल बीमा योजना की ज़रूरत है। मैंने पिछले सरकार के सामने एक महत्वपूर्ण पायलट प्रोजेक्ट किसानों के संदर्भ में रखा और उसे महाराष्ट्र सरकार से मंजूरी लेकर केंद्र सरकार के पास लाया था। हमारे देश में लगभग 60% से ज़्यादा लोग किसान हैं, पर आज तक की सरकारों ने किसानों के लिए गांव से खेतों को जोड़ने वाले रास्तों पर ध्यान नहीं दिया है। इसलिए किसानों की मेहनत का फल उन्हें मिलते मिलते रह जाता है, क्योंकि गांव से खेतों तक जाने के लिए सही रास्ता नहीं होने के कारण मानसून में थोड़ी सी बारिश होने पर भी किसान अपने खेतों में नहीं जा सकता और उसका अनाज खेतों में ही खराब हो जाता है। इसे देखते हुए हमने महाराष्ट्र के जलगांव जिले के लिए वह पायलट प्रोजेक्ट डाला था। मैं सरकार से अनुरोध करना चाहता हूं और मुझे पूरा विश्वास है कि हमारी सरकार इस समस्या का समाधान अवश्य करेगी और देश के किसानों को यह सौगात जल्द से जल्द मिल सकेगी। स्टॉप। आप लोग इसको प्रैक्टिस करिएगा। इसमें टोटल 806 शब्द आए हैं 80 शब्द प्रति मिनट की स्पीड से। उम्मीद करता हूं दोस्तों वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो अपना बहुमूल्य सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। अगर इसका PDF चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। ये हमारी मासिक पत्रिका के 4था अंक है। अगर आपको चारों अंक लेना है, इसमें आपको एक अच्छा डिस्काउंट मिल जाएगा। चारों अंक लेना है तो आप दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं या आप हमें मेल भी कर सकते हैं। हमारी मेल ID है study4stenographer@gmail.com। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए डिक्टेशन के साथ। तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।